हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 24 के अंडर में हमारा ये टॉपिक जो है ये आता है। अब देखिए, मैंने आपसे सेक्शन 22 यानी कि पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 23 पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में अपलोडेड वहां पे मिल जाएंगे। अब देखिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। बहुत सिंपल मीनिंग है इसकी। आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी है वो तब आती है जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट एक स्पेसिफिक लिमिट को अगर एक्सीड करती है। जैसे मैंने आपको पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 20 लाख, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 10 लाख की लिमिट सेट है। इसको बढ़ा करके 40 लाख कर सकते हैं और इसको बढ़ा करके 20 लाख कर सकते हैं। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर वो इस स्पेसिफिक लिमिट को एक्सीड करती है तो उस केस में आप क्या करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल वहां पे हो जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो चेक नहीं करेंगे, आपको कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, चाहे आपकी लिमिट कितनी भी हो, 20 लाख से कम हो, 10 लाख से कम हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वहां पर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पर देखेंगे अगर आप तो यही लिखा हुआ है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज अ रजिस्ट्रेशन वेयर इन अ सप्लायर इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्हीं की बात यहाँ पर हम लोग अंडर सेक्शन 24 करने वाले हैं। अब देखिए, सेक्शन 24 के अंडर में सबसे पहला जो सबसेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमसे बोल रहा है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप एक ऐसे सप्लायर हो जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो लेकिन जो इंटर स्टेट सप्लाई आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो टैक्सेबल सर्विसेज का एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो इस केस में अगर आपकी जो सप्लाई है उसकी लिमिट जो है अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फॉल कर जाओगे तब उसमें सेक्शन 23 के अंडर में, यानी कि पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपसे सेक्शन 23 में भी डिस्कस किया था। वहां पर ये एक सबसेक्शन बन करके आया था, लेकिन यहाँ पर जब हम सेक्शन 24 डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और ये जो लिमिट है, आप जो सप्लाई आपने करी इसकी वैल्यू 20 लाख को एक्सीड नहीं कर रही या फिर 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, तो फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में फॉल कर जाओगे वहां पे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबसेक्शन यानी कि सबसेक्शन 2। ये हमसे बोल रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये होता है कि ऐसा एक पर्सन जो जहां से टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है वहां पर उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था, ठीक है, या नॉर्मली आप कह सकते हो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही यहाँ पर था। इसका जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस था वो था महाराष्ट्र में, लेकिन ये सप्लाई जहां से करने वाला है, जहां से टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है, वो स्टेट है यहाँ पे यूपी। तो अगर इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में था और टैक्सेबल सप्लाई ये यूपी से करने वाला है, तो उस केस में इसको यूपी के अंदर में अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यही चीज बोल रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब आप समझ गए, ऐसा एक पर्सन जो कि जहां से टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है वहां पर उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है तो उस केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसकी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट हम चेक नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी आता है कि जो सीटीपीज होते हैं उनको एडवांस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब जब वो सप्लाई करने वाले हैं तो उसमें टाइम लिमिट होती है, वो हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है कि 5 दिन पहले प्रायर टू मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है।
अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब उसकी जो लिमिट है, जो उसकी सप्लाई की वैल्यू है, वो 20 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए को एक्सीड करता है। तो वही चीज है जो हमने अभी पीछे पॉइंट में डिस्कस किया। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपसे सेक्शन 23 में डिस्कस किया था, वहां पर ये एक सबसेक्शन था, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन में आ गया। तो अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो फिर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है, मतलब जो सप्लाई वो कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही है इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट सबसेक्शन यानी कि सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमसे बोल रहा है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड। रिवर्स चार्ज का मतलब यहां पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि पर्सन ए ने अगर बी को सप्लाई किया यहाँ पर, तो बी जो है वो जीएसटी का पेमेंट करेगा ए को, और ए जो है वो जीएसटी कलेक्ट करने के बाद वही जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब अपना आईटीसी क्लेम करने के बाद जो भी बचा हुआ टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। ये होता है नॉर्मल केस। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को नहीं पेमेंट करता, मतलब जो ए है सप्लायर, वो गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेगा जीएसटी का। रिवर्स चार्ज के अंडर में जो रिसिपिएंट होता है गुड्स का यानी कि बी, वो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर यानी कि ए। तो कोई भी पर्सन अगर रिवर्स चार्ज पे टैक्स का पेमेंट कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इस केस में, तो यहाँ पर बी जो है वो रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर रहा है, तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे केसेस या कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन को फिक्स करके रखा है कि जो कि पेमेंट करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब वो केसेस में या फिर वो कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जो सप्लायर है वो पेमेंट नहीं करता है, उसमें जो रिसिपेंट है उसी को ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 होता है, सबसेक्शन 4 होता है, सबसेक्शन 5 होता है। तो इसको हम लोग जब आरसीएम वाला वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे तब हम लोग वहां पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप बस ये समझ लो कि रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे केसेस या कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन को फिक्स करके रखा है कि जो कि पेमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कोई भी पर्सन अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है टैक्स का गवर्नमेंट को, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसका हम थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पे चेक नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन आता है, पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज टैक्स ऑन विच इज लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिया कि ए जो है वो बी को अगर सप्लाई कर रहा है तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा कि बी जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा और बी को यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि जो सप्लायर, एक ऐसा सप्लायर यानी कि मान लीजिए ए है हमारा, वो एक ऐसा सप्लायर है जो कि एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज करने में, मतलब ऐसी सप्लाई वो करता है जिसपे कि हमेशा रिवर्स चार्ज पे ही पेमेंट होता है टैक्स का, मतलब उसका जो रिसिपेंट होगा वही हमेशा टैक्स का पेमेंट करेगा, और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही सप्लाई करता है, इसके अलावा और कोई सप्लाई वो नहीं करता है। तो यहाँ पर इसको पर्सन ए को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता हमारा सब सेक्शन 4 जो कि बोल रहा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। अब देखिए मैंने अभी आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताया कि ऐसा एक पर्सन जिसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है उस स्टेट में जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जो कि जिनका इंडिया के अंदर में, ठीक है, जैसे सीटीपी में क्या था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में उनका उस स्टेट में, मतलब उनका इंडिया के अंदर में कोई ना कोई जगह पे तो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस था, लेकिन जहां से वो टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उनका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, उसको हम बोलते हैं सीटीपी यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का इंडिया के अंदर ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर में आकर के किसी एक स्टेट से अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही उनका होगा। तो कोई भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो अगर आकर के इंडिया में किसी भी स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से अगर टैक्सेबल सप्लाई करने की कोशिश करना चाहते हैं तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इनकी हम एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट चेक नहीं करते। सेम वही चीज यहाँ पर भी आती है कि सीटीपी में जैसे एडवांस में रजिस्ट्रेशन होता है, इनके साथ में भी एडवांस में रजिस्ट्रेशन होता है जब ये सप्लाई करने वाले हैं
उसके लगभग लगभग 5 दिन पहले इनको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है। ठीक है। इसके बाद में आता हमारा सब सेक्शन 5 जो बोल रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी टैक्स यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है आपसे, वो अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेनली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है सप्लायर, एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और यहाँ पर एक मान लो आप हो। ठीक है। आप क्या करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, और ई कॉमर्स ऑपरेटर इस सप्लायर के पास जा करके यहाँ से गुड लेकर के आके आपको डायरेक्टली देता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी ऑर्डर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करते हो, तो यहाँ पर पेमेंट भी आप किसको करते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर को करते हो। जैसे मान लो आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट मंगवाया और 100 रुपए आपने इस पे जीएसटी पे कर दिया, तो आपने 1100 रुपए टोटल इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे कर दिए। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, इसमें से अपना कुछ कमीशन काटता है, 50 रुपए जैसे मान लीजिए काट लिया इसने, और बचा हुआ पेमेंट 950 रुपीज इस सप्लायर को दे दिया। और ये जो 100 रुपए जीएसटी है, ये भी आपने किसको पेमेंट किया है, ये भी आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को किया है। लेकिन आपको गुड्स किसने एक्चुअल में सप्लाई किए थे, सप्लायर ने किए थे। तो इसका मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है एट सोर्स। टीसीएस इसको हम बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टैक्स कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, और इसके बाद यही जाकर के क्या करेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है एट सोर्स, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट कर रहा है आपसे और गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना, सप्लायर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और यहाँ पर आप हो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो ये तो रजिस्ट्रेशन अपना कंपलसरी करवाएगा ही। जो सप्लायर है गुड्स और सर्विस का, जिसे गुड्स या सर्विस आप यूज कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको भी यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक हमको यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है, अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है वो आरसीएम से रिलेटेड है। आरसीएम का मतलब आप समझो ना, जहां पर जो रेसिपेंट होता है गुड्स का, वो जीएसटी का पेमेंट करता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली सप्लायर जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, वही जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करता है आपसे कलेक्ट करके। लेकिन रिवर्स चार्ज में जो रेसिपेंट होता है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स, वो यहाँ पर पेमेंट करता है गवर्नमेंट को जीएसटी का। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों एक्ट आते हैं, सीजीएसटी एक्ट भी होता है और आईजीएसटी एक्ट भी लगता है। सीजीएसटी में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। आईजीएसटी की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन अलग है दोनों में, सेक्शन 9 सीजीएसटी में और सेक्शन 5 आईजीएसटी में, लेकिन सब सेक्शन दोनों के सेम है, तो ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज को स्पेसिफाई करता है जहां पर आरसीएम के अंडर में पेमेंट होगा। सेक्शन 4 की बात करें, सबसेक्शन 4 की, तो ये बोलता है अनरजिस्टर्ड डीलर से जब भी रजिस्टर्ड डीलर की तरफ गुड्स जाएंगे तो यहां पर भी आरसीएम के अंडर में पेमेंट होगा। सबसेक्शन 5 की अगर बात करें तो ये बोलता है अगर कोई सप्लायर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसमें भी हमारा आरसीएम जो है वो अप्लाई होगा। इसका मतलब कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करने वाला है। तो अगर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर करने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन किसका जरूरी है, इसका जरूरी है। क्या सप्लायर का जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये दोनों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी करवाएगा और सप्लायर भी करवाएगा। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि मेंशन किसमें है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो इसके अंडर में कुछ ऐसी सर्विसेज बताई गई हैं जो कि अगर सप्लायर सप्लाई करता है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसमें सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वहां पे करेगा। देखिए सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो सप्लायर होता है
वो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है अगर गुड्स या सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही रहा था, साथ ही में जो सप्लायर है वो भी अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, जो कि लाई करती हैं किसमें, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंडर में, तो वहां पर आरसीएम अप्लाई हो जाता है। तो आरसीएम में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है, जो सप्लायर है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं होता है। इसी के साथ ही एक और एक्सेप्शन यहाँ पर आती है, जहां पर यह बोला जा रहा है कि जो सप्लायर है अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में हम उसकी लिमिट चेक करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की, अगर वो 20 लाख को इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो अगर ये लिमिट वहां पर एक्सीड होती है तब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर ये लिमिट एक्सीड नहीं होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो सप्लायर है वो अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद में आता हमारा सब सेक्शन 6। ये बोल रहा है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो टीडीएस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स करके रखा हुआ है जो कि टीडीएस काटते हैं। तो जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको टीडीएस काटने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, वो यहाँ पर अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद में आता है हमारा सब सेक्शन 7। ये बोला पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। तो मान लीजिए कि एक पर्सन था यहाँ पर, ये एक टैक्सेबल पर्सन था और रजिस्टर्ड था, ये अपने गुड्स को एक एजेंट के थ्रू यहाँ पर बाकी के स्टेट्स में सप्लाई करवाता है। तो अगर ये रजिस्टर्ड था और रजिस्टर्ड पर्सन या फिर टैक्सेबल पर्सन के अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स वेदर एज एन एजेंट या और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब कि हो सकता है उसमें कमीशन बेस पे आपको कुछ रखा हुआ हो, मतलब अगर एजेंट के अलावा भी अगर किसी और तरीके से भी आप उसके बिहाफ पे सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 8 जो कि बात कर रहा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस की कुछ यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब क्या हुआ कि इस हेड ऑफिस ने एक इंजीनियर की सर्विस ली, उस इंजीनियर से बोला कि आप जाकर के मेरी जितनी भी ब्रांचेस है उसमें आप अपना मेंटेनेंस का काम जो है वो देख लो, और जो भी बिल होगा वो मुझे बना करके दे देना। तो इंजीनियर ने जाकर के अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद जो अपना टोटल बिल था, जो अपना चार्ज था, वो यहाँ पर हेड ऑफिस को दे दिया। हेड ऑफिस ने यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट इंजीनियर को कर दिया, इंक्लूडिंग इनपुट जीएसटी, मतलब कि उसने जो इंजीनियर ने उसे चार्ज किया उसमें जीएसटी भी वो चार्ज करेगा क्योंकि अपनी सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जीएसटी का पेमेंट हेड ऑफिस ने इंजीनियर को किया था, वो क्या था, इनपुट टैक्स था उसके लिए। तो अगर इनपुट टैक्स का पेमेंट किया इसका मतलब उसका क्रेडिट भी क्लेम करेगा हेड ऑफिस। तो अब एक्चुअल में देखिए अगर आप, तो सर्विसेज किसने ली है, सर्विसेज ली है ब्रांचेज ने, ठीक है, हेड ऑफिस ने तो ली नहीं, हो सकता ली हो, थोड़ी बहुत ली हो। तो यहाँ पर ये हेड ऑफिस क्या करता है, ये जो इनपुट जीएसटी इसने पेमेंट किया इंजीनियर को, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी सारी ब्रांचेस को, ताकि वो लोग अपना क्रेडिट वहां पे क्लेम कर सके। मतलब ये इसने तो पेमेंट किया है, लेकिन किसके बिहाफ पे किया है, ब्रांचेस के बिहाफ पे। तो ये हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी सारी ब्रांचेस को ये जो इनपुट जीएसटी इसने पेमेंट किया है इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ताकि आगे फर्दर ये अपने उसमें क्रेडिट उसका क्लेम कर सके। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो केस होता है ये होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला। तो कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर है तो वो क्या करता है, उसको वहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसके बाद आता हमारा सबसेक्शन 9 जो कि बोल रहा है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को या फिर डेटाबेस एक्सेस वहां पर दे रहा है, तो उस केस में उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है हमारा सबसेक्शन 10 जो बात कर रहा है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो होता है वो आरसीएम से रिलेटेड होता है, जिसमें कि अगर सप्लायर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहा है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में आरसीएम अप्लाई होगा, यानी कि वहां पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। तो इस केस में लायबल कौन होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये होगा, क्योंकि वहां पर हमने एक एक्सेप्शन में देखा था कि सप्लायर जो होता है वो इस केस में लायबल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और इसके बाद लास्ट आता है हमारा सबसेक्शन 11
जो बोला सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो मतलब गवर्नमेंट ने अपने लिए ऑप्शन ओपन रखा है कि गवर्नमेंट जब चाहे तो कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो कि रिक्वायर्ड होंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोविजन थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।